नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं और हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां से दिल्ली की तकदीर तय की जाती है। दिल्ली एक ऐसी जगह जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो प्राप्त नहीं है, लेकिन यहां पर जो सरकार चलाता है उसे 16 कलाओं में राजनीति के निपुण होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि दिल्ली में मिनी इंडिया यानी कि छोटा भारत बसता है। ऐसे में 27 सालों को अगर नजर डालकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार आरोप लगाती रही कि यहां पर विपक्षी दलों की सरकार ने, यानी कि जिनकी सत्ता थी, उन्होंने गड्ढे में डालने का काम किया, लेकिन 27 सालों का सूखा खत्म करने के बाद 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और रेखा गुप्ता के तौर पर महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली वालों को मिलती है। ऐसे में 1 साल की क्या है उपलब्धियां, आगे की क्या है चुनौतियां, इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू। कैसी हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप दिखाई दे रही हैं। 1 सालों की वो कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो देशवासियों को आज आप बताना चाहेंगी? देखिए, वैसे तो बड़ी उपलब्धियों के लिए 1 साल बहुत ही छोटी टाइम लिमिट है, पर हाँ, मैंने कोशिश की है कि हर एक दिन दिल्ली और आगे बढ़े, विकास की दृष्टि से, जनता की सुविधाओं की दृष्टि से। और अगर कुछ लैंडमार्क काम मैं बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जो वर्षों से अटकी हुई आयुष्मान योजना दिल्ली की जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए था, वो पहले ही दिन लागू करना। इसी तरीके से दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स जो है उस पर हमने काम किया। हमने अटल कैंटीन, आरोग्य मंदिर, इन सभी विषयों को आगे बढ़ाया, उस पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और जितने भी पॉलिसी मैटर थे जो कि अभी तक अटके लटके हुए थे, वो सारी पॉलिसीज़ हमने बनाई जिससे दिल्ली की जनता को बेहतर लाभ मिले और दिल्ली आगे बढ़ सके। लटकना, अटकना, भटकना इससे बाहर आ चुका है। मतलब राजधानी दिल्ली बाहर आ चुकी है। कोशिश की जा रही है, रोजाना कोशिश की जा रही है। तो ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे अब ताल्लुकात हैं आपके मैम? जब अरविंद केजरीवाल थे वो तो खुद ही एक ब्यूरोक्रेट थे, खुद ही एक सरकारी अफसर थे, कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उन्हें सारे ट्रिक्स पता थे। रेखा गुप्ता को तो कोई ट्रिक नहीं पता था। अब रेखा गुप्ता ने कैसी तालमेल बनाई है ब्यूरोक्रेसी के, क्योंकि यहाँ की और किसी भी सक्षम सरकार की जो ढांचा होता है वो ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। तो क्या चल रहा है उस बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब की बात आपने कही तो ना तो कभी उनकी अधिकारियों से बनी, ना अपने साथी जो उनके पार्टी में काम करते थे उनसे बनी, और ना ही मुझे लगता है कि जो उनके गुरु थे या जो उनको लेकर के आए रामलीला मैदान में अन्ना हजारे साहब, कभी उनसे भी नहीं बनी। आपकी बन रही है कि नहीं तो ब्यूरोक्रेसी से? मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि हमारे अधिकारियों को हमने स्पेस दिया, उनके काम करने की क्षमताओं को पहचाना, और आज पूरी सरकार, क्योंकि अधिकारी और नेता जो दोनों मिलकर के एक गाड़ी के पहिए के समान काम करते हैं, और गाड़ी तभी चल पाती है जब दोनों लोग बराबरी से अपना इनपुट दें, अपनी पूरी मेहनत के साथ में पॉलिसीज़ बनाएं और उनको क्रियान्वयन करें। तो हमारे दिल्ली के अधिकारी बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। बात सुन रहे हैं आपकी? 100% बात सुन रहे हैं, तभी तो इतने सारे काम इस साल भर में हम कर पाए। तो अब चित्रा पूछेंगे आपसे सवाल की बात सुन रहे हैं तो ये क्यों हुआ? ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद राजधानी दिल्ली में चूंकि बीती रात ही मैनहोल में गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, और उसके पहले हमने देखा था गड्ढे में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने नहीं है? इसको भापने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, और ये दोबारा ना हो, ऐसी परिस्थिति नहीं जन्मे, इसके लिए मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह की दुर्घटनाएं जो शहर में हो रही हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरीके का ऐसा एक्सीडेंट कि गड्ढे में गिरना हुआ या सीवर में हुआ, और मैं आपको और पूरी दिल्ली को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार इसमें पूरी तरीके से सीरियस है, सजग है। कोई भी तरह का जो लैप्स हैं, आप प्रशासनिक तौर पे कहें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, ना तो किसी को बख्शा जाएगा, और भविष्य में ये दुर्घटनाएं ना हो उसके लिए सारी तरह की सावधानियां लेने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्हें चेक भी किया जा रहा है, जहाँ की पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ गड्ढे या खुदाई या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, पूरी तरीके से अधिकारियों को भी ताकीद कर दिया गया है कि इसको आप तुरंत ध्यान करें और पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बैरिगेटिंग उसके चारों तरफ करें। जल बोर्ड, ये जो गड्ढा था
ये जल बोर्ड का गड्ढा था, उन्होंने कोड़ के वहां पे रखा हुआ था। सवाल ये नहीं कि आप आगे क्या करेंगे, सवाल ये है कि इस वक्त इतना बड़ा गड्ढा कोड़ा हुआ था, वहां पर आपने कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी, वहां कोई लाइट नहीं थी, वहां कोई साइनेज नहीं था ये बताते हुए कि इतना बड़ा गड्ढा आगे है। वो बेचारा 25 साल का बच्चा आकर सीधा उसमें वो मौत का ही गड्ढा था, आकर गिर गया। और आपके मंत्री आते हैं और कहते हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, देखो हमने कोई ढिलाई नहीं करी, हमने गिरफ्तारी कर ली, हमने ये कर लिया। क्या मतलब है उसका? आप ठीक कह रही हैं मेघा जी कि इस तरह की दुर्घटना होना बहुत गलत है और उसमें पहले से ही आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैरिगेटिंग होनी चाहिए, साइनेज होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, हम उन सरकारों में से नहीं हैं जिनके कार्यकाल में पटेल नगर जैसी घटना होती है, 3 बच्चे नाले के पानी से डूब करके मर जाते हैं और वो कहते हैं कि जी ये तो एलजी की कमी थी। या फिर जो कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी थी तो वो कह रहे थे कि जी ये तो अधिकारियों की कमी थी। फिर उन्होंने कहा जी अगर किसी बिजली के खंभे से करंट लग के किसी की मौत होगी ये तो केंद्र सरकार का मामला था। हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं, पूरी तरीके से सिंसियर एफर्ट्स उसमें, चाहे वो अधिकारियों को सचेत करने का काम है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को सजा देने का काम है, चाहे प्रिकॉशंस लेने का काम है। सरकार इसमें बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। जो मैक्सिमम वहां पे एफर्ट्स हो सकते हैं उसको हम करेंगे और कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की वजह जो बार बार वो गिनाते थे, टोपी ट्रांसफर का ठीक रहा, एक बार केंद्र सरकार के ऊपर तो कभी दूसरे लोगों के ऊपर, लेकिन आपके पास तो ये चांसेस है नहीं। आपकी तो ट्रिपल इंजन के केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर है और स्थानीय स्तर पर भी, लोकल लेवल पर भी आप लोग मजबूती से हैं, तो अभी आप टोपी ट्रांसफर तो कर नहीं सकती हैं। ऐसे में अगर जनकपुरी के मामले के बाद फिर एक जगह मैनहोल का मामला आ जाता है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने क्या दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर दिए हैं? बिल्कुल गंभीरता में जरा सी भी कमी नहीं है, सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरी दिल्ली में कहीं पे भी खुदाई जहां हो रही है उसको हमने पिन पॉइंट करके उसकी पूरी लिस्टिंग करी है, वहां पे स्ट्रॉन्ग बैरिगेटिंग करने के आदेश दिए हैं, वहां पे लाइट हो, वहां साइनेज जो है वो अच्छी लिखाई में और पढ़ने लायक हो और उसमें दूर दूर तक उसके बारे में जानकारी हो। ये सारे दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो उस पर सरकार पूरी सख्त रहेगी। कह रही हैं मैम, आप कह रही हैं कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, आप कह रही मैं भाग नहीं रही हूँ जिम्मेदारी से, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। तो अगर रेखा गुप्ता जी आप जिम्मेदारी ले रही हैं तो आपने अपने कंसर्न मंत्री से रेजिग्नेशन मांगा? क्योंकि मैम क्या होता है, मैं आपके पास इंसिडेंट आफ्टर इंसिडेंट रख सकती हूँ आपके सामने कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मंत्री अधिकारियों का इस्तीफा लिया जाता है। 2 घटना हुई है, 2 आदमी की मृत्यु हो गई है। क्या रेखा गुप्ता जी ऐसी कोई कड़ा कदम आप उठाने वाली हैं या नहीं? ये कोई समाधान नहीं है कि मैं कहूं कि जी मंत्री का इस्तीफा या किसी और चीज़ का। बात है आपको जो प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी, जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए थे, जो प्रशासनिक सुधार वहाँ पे होना चाहिए था। आज दिल्ली में जितने सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं या जिस बुरी स्थिति में दिल्ली थी, जगह जगह पे नाले उखड़े पड़े हैं, जगह जगह पे सीवर के मेल होल नहीं थे, सरकार ने काम किया है, अधिकारियों ने काम किया और जहाँ जहाँ भी हमें लैप्सेस समझ में आ रहे हैं, कमियाँ दिखाई दे रही है, हम सख्त दिशा निर्देशों के साथ में उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और खुद सड़कों पे हैं। मेरी सरकार में कोई विधायक, कोई मंत्री, यहाँ तक कि मैं खुद सड़कों पे रह करके काम करते हैं। हम जाते हैं कहीं पे एरिया में जो चीज़ की कमी दिखाई देती है, अधिकारियों के साथ देन एंड देयर उस समस्या का समाधान करते हैं। पर दिल्ली जितनी बड़ी है, हर एक कोने से हम उस समस्या को सुलझाने के लिए रोजाना काम कर रहे हैं। हमारे एफर्ट्स में, हमारी सीरियसनेस में कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, परंतु काम होने में जो समय लग रहा है उसको भी और स्पीड अप किया जाए, इसकी हमारी कोशिश है। जिन कार्यों का आपने जिक्र किया है उसी पर आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना साधा जा रहा है लगातार आपको लेकर। ये कहा जा रहा है कि केवल भाषणबाजी और फोटोबाजी वाली सरकार है और जमीन पर, धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह की टिप्पणी की जा रही है आपको लेकर। देखिए, विपक्ष इस समय बेरोजगार हो गया, जनता ने उन्हें नकार दिया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी जो वो नहीं कर पाए थे, आज जनता उनको कोस रही है। आप किसी भी काम को उठा के देखिए, जब वो शर्मा कॉलोनी की बात करते हैं, पानी भर गया, पानी भर गया, तो पानी किसके कार्यकाल के कारण भरा? आपकी सरकार जो है 11 साल तक थी, आपने सीवर लाइन नहीं डाली, आपने कोई पानी की निकासी का साधन नहीं बनाया। आज आप वर्तमान की सरकार को कहें जी आपकी कमी है, हर चीज़ पे आप कह सकते हैं, परंतु 11 साल की सरकार में मैं पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न आज आपके माध्यम से, क्यों आधी दिल्ली आज भी बिना पाइपलाइन के
पानी के लिए तरस रही है? क्यों दिल्ली में आज भी सीवर लाइंस नहीं है जो आज हमें डालनी पड़ रही हैं? क्यों ये गड्ढे हैं? क्यों सड़कें साफ सुथरी नहीं बनी हुई? क्या कारण है? इसका जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा। आज यदि वो 11 महीने की सरकार से ये पूछें कि आपकी कमी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। और ऐसे सवाल पूछने वाले लोगों को तो मैं यही कह सकती हूँ कि उनके पास अभी करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो कहीं अखबार में किसी छोटे कॉलम में छप जाएं या कहीं आपके न्यूज़ हेडलाइन में आ जाएं, इसके लिए वो अपने सारे काम करते हैं। ठीक है, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ज़रा पहले उनके ही सवाल हम लोग ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी अब आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्जीवाड़े का जश्न चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी ने ये चुनाव जूते, चप्पल, साड़ियाँ और कैश बांट कर जीता। आपने 1 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी योजनाओं को रीनेम किया और फिर उसके ऊपर क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, क्या उनको कुछ भी पूछने का अधिकार है? आज विपक्ष है आपके आज 11 साल तक आप सत्ता में थे तो आपको लगता था कि सब कुछ सही है। 15 साल की सरकारें जब थी तब तक सब कुछ सही है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, तो आप जनता पे आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं? ये सोचने की बात है। आप अपनी नाकामियों को किसके पीछे छिपा रहे हैं? यदि आपने इतने काम किए होते या आप घोटालों में ना रहे होते, तब जनता आपको कुछ पूछती। आपको जनता ने भर भर के समर्थन दिया। पहली बार जब आप जीते, काम के नाम पे आपका मार्कशीट 0 दिखाता है, तो उसके बाद यदि जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है तो आप कुछ भी कहिए। अगर हम इस नाते से जीतते तो जनता हमें इतना भारी समर्थन ना देती। हम 100% जनता के आशीर्वाद से, उनकी आशाओं से, उनकी अपेक्षाओं से यहाँ जीत करके आए हैं, और उनकी आशाएं अपेक्षाएं पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार हर पल उस काम में लगी। सरकार हर पल काम में लगी हुई है। जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था उस समय हम लोगों ने बहुत जाकर ग्राउंड पर कवरेज की थी। शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। जगह जगह आप लोग बकायदा शीश महल बनाकर और उसकी रिप्लिका के जरिए लोगों से वोट मांग रहे थे और दिल्ली की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। आपने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए शीश महल खोल दिया जाएगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि अंदर जाकर हम देखेंगे कितने महंगे महंगे सोफे, टॉयलेट और तमाम तरह की खबरें, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक 1 साल बीतने जा रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि वहां का दरवाजा कब खुलेगा। ये सवाल तो आपको पिछली बार मैंने पूछा भी था कि आप करने क्या वाली हैं शीश महल का, तब से लेके अभी तक कोई प्लानिंग हुई नहीं है शीश महल की। शीश महल इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। अभी तो केजरीवाल साहब उसकी टॉयलेट की शीटें उठा के ले गए हैं, क्या पता खोल देने से उसमें और क्या क्या डैमेज हो गए। तो उसका सही उपयोग या जनता का जो पैसा वहां पे लगा था उसकी सही रिकवरी क्या हो, ऐसा समाधान हम लोग खोज रहे हैं। कुछ प्लान है या नहीं है? कोई प्लान? बहुत सारी चीजें, ये केवल मुद्दा ही बना था दिल्ली इलेक्शन में शीश महल का। अब आपने एक ऐसा सफेद हाथी लाके खड़ा कर दिया है कि वो ना आगे जाते बन रहा है ना पीछे आते बन रहा है। उसका किया क्या जाए ये अपने आप में प्रश्न है। आपके पास कोई सुझाव हो तो आप ही बता दीजिए। तो मैडम आपको पिछली बार भी बताया था, इतना सुंदर एक गेस्ट हाउस बना देते उसे, एकदम प्रीमियम गेस्ट हाउस है, लोग आएंगे रहेंगे, देखेंगे क्या है। ये अच्छा आइडिया है। इस बार मैं अपनी कैबिनेट में आपके सुझाव पर डिस्कशन करूंगी, तो अगली बार गेस्ट हाउस के रूप में भी हो सकता है और आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा ताकि वो जाकर देख सके अंदर क्या हो रहा है। अब गेस्ट हाउस तो दिल्ली के लोगों के लिए खोला ही जा सकता है। अब क्या क्या गलत हो रहा है उस पर तो हमने सवाल कर लिया, मगर हम अभी आ रहे थे गाड़ी में, अच्छी चीजें भी हो रही। इतनी बड़ी दिल्ली है, सम गुड थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे लग रहा है कि यमुना जी की बात कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया तो यकीनन यमुना माता का भी आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री ने सेम डे जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन यमुना मैया की जय के नारे भी लगवाए थे। अब यमुना जी का आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन उसकी स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, और खबर है कि फेरी भी बहुत जल्दी चलने वाली है, तो उस पर हम और मेघा ट्राई कर रहे हैं कि अगला इंटरव्यू आपके साथ वहीं पर करेंगे। उसको लेकर क्या गुड न्यूज है जो दिल्ली की जनता को देना चाहेंगे आप? यमुना पहले दिन से ही हमारी कामों की लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पे रहा, और पहले ही कैबिनेट मीटिंग से हमने उसके रिवाइवल के कामों को करना शुरू किया। और मैं कई बार अपने इंटरव्यूज़ में लोगों को बताती हूँ कि जो कारण है यमुना के गंदा होने का, वो है कि हमारी पूरी दिल्ली की जितना ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से वहाँ से, वो सब जाकर के यमुना में ज्यों का त्यों गिर रहा था। पहले यहाँ पे 35 STPs बने हुए थे, पर वो भी अपग्रेडेड नहीं थे। हमने जो इस साल
पहला काम किया वो ये किया कि इन सारे एसटीपीज जो वर्तमान में बने हुए हैं उनको अपग्रेड करने का, कि ताकि उनकी वर्किंग सही हो, तो जितना सीवेज उसमें ट्रीट हो रहा है वो बेहतर होकर के बाहर आए पानी उसका। और नए 37 डिसेंट्रलाइज एसटीपीज हमने टेंडरिंग करी, वो नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी उस पर लगेंगे। यमुना जी में जितना सॉलिड वेस्ट था उसको हमने डिसिल्ट किया। आज यमुना जी से लगभग 22 लाख मीट्रिक टन सिल्ट जो यमुना जी में गिरता था वो हमने नालों से डिसिल्ट किया। आज यमुना से हर तरह की कोशिश वहाँ चल रही है, नई मशीनें हमने तरह तरह की मंगवाई जो यमुना जी पे काम कर रही हैं। यमुना के किनारे जितना भी सॉलिड वेस्ट पड़ा था उसको हमने हटाने का काम किया। तो पूरी तरह स्वच्छता में साफ होने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि यमुना जैसी नदी को साफ करना तुरंत मतलब उसके लिए हम 1 साल या 2 साल कह दे तो वो नामुमकिन होगा। हम लोगों ने खुद जाकर अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग की है, लेकिन टाइम फ्रेम क्या कोई आप लोगों ने सेट कर रखा है? इतना विश्वास दिलाती हूँ दिल्ली को कि हर साल यमुना जी उनको बेहतर दिखाई देंगी। जैसे जैसे ये सारे एसटीपीज जो हैं ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, नए एसटीपीज बन जाएंगे, ड्रेन्स को पूरी तरीके से टैप कर लिया जाएगा, पूरी दिल्ली का सीवेज सिस्टम जो है वो ठीक हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, कोई भी सीवर ओवरफ्लो सीधा नहीं गिरेगा। रेखा जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपके पास सारे प्लान्स हैं एंड यू सीम टू बी एट द टॉप ऑफ द गेम। आपको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आपके मंत्री परवेश वर्मा जी, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हाल फिलहाल पूछा गया था, क्योंकि जिम्मेदारी पानी की उनकी है, उनसे पूछा गया और उन्होंने बहुत ही क्लियर जवाब दिया कि 2029 के पहले तक ये मत एक्सपेक्ट करिए कि यमुना पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तब तक हम ये हेडलाइन भी चल रही है, हर चैनल पे चल रही है। तो मैं अब समझना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है। क्या चुनाव के मद्देनजर टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि 29 में लोकसभा का चुनाव होगा तो हम स्वच्छ यमुना दिखा देंगे दिल्ली वालों को? मैंने जो बात कही कि हर वर्ष आपको पिछले वर्ष से बेहतर यमुना दिखाई देगी, तो मैं केवल ये नहीं कह सकती 28, 29, 30 की बात मैं नहीं कर रही। पर आपके मंत्री तो कर रहे हैं ना मैम। उन्होंने ये कह दिया कि आप दो साल में मत एक्सपेक्ट कीजिए, 3 साल में मत एक्सपेक्ट कीजिए, चलिए आप 29 तक उन्होंने कह दिया 2029 तक। पर मैं तो ये भी कह रही हूँ कि हर साल उससे बेहतर होगी। हो सकता है 29 में भी आपको उतनी बेहतर ना दिखाई दे जितनी आपकी सोच में है, हो सकता है। आपको एक बात बताऊं, वो जो फेरी वाले हैं ना, वो फेरी वाले की इंटरव्यू में सुन रहे थे एंड वो क्या कह रहे हैं कि फेरी पे डेक्स होते हैं, ठीक है। अब वो रिपोर्टर्स को ले जा रहे हैं फेरी के ऊपर और बता रहे हैं देखो हमने डेक इतना आलिशान बनाया है कि हम टाइटैनिक पोज, जो टाइटैनिक मोमेंट है वो टाइटैनिक पोज को वहां रिक्रिएट करेंगे। बट सोचो चित्रा, अगर वो बदबू करता हुआ यमुना रहेगा उस पर क्या टाइटैनिक पोज का यूज करेंगे? जब आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आपने कामकाज शुरू किया था, उसके बाद एबीपी न्यूज ने यमुना पर बड़ा प्रोग्राम किया। हम लोगों ने जाकर देखा, अभी भी जहां पर बहुत गंदगी है यमुना नदी में, वहां पर भी जाकर फोटो शूट कराते हुए लोग, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली वाले जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो कहां जाएंगे? तो प्री वेडिंग शूट होते हुए हमने कैप्चर किया। उसके बाद कुछ शादीशुदा जोड़े वहां पर पहुंचे हुए थे कि यमुना जी में पहुंचकर हम पोज दे रहे हैं। तो ये यकीनन एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में है, वही पूरी दिल्ली और पूरे देश के दिल में है। मैं देश में किसी भी व्यक्ति, जो दिल्ली में बहुत सारे धर्मगुरु आते हैं, बाकी लोग आते हैं, वो यही बात करते हैं, यमुना कब साफ होगी। आपने खुद जाकर आरती की थी जिस दिन आप मुख्यमंत्री बनी थी। पर इस बात को जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इतने प्रयास या इतने काम पिछली सरकारों ने कर लिए होते तो ना तो ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रही होती है, ना मैं उत्तर ये दे रही होती। ये काम जो बहुत पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, ये नाले आज के नहीं गिर रहे, ये सालों से किसी की कोई प्लानिंग नहीं थी। आज दिल्ली में लोग बसते चले गए, अनऑथराइज कॉलोनी, झुग्गी, इन पे कभी किसी ने सीवर लाइन डालने की बात सोची ही नहीं थी। आज यदि सरकार सोच रही है, काम कर रही है, उसके लिए टेंडर बना रही है, पॉलिसी बना रही है, चीज़ों को कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये तो आपने वही बात कर दी कि जो किसी फंक्शन में पति पत्नी जाएं और पत्नी नहीं आई, पति आई, तो पत्नी क्यों नहीं आई? अरे तो पति का कसूर तो नहीं है कि पत्नी नहीं आई, जो आया उसको पूछ लो। जो काम हम कर रहे हैं, हमसे आप बात नहीं कर रहे। पहला साल है, पिछले साल को भी ये पहला साल है आपका, इसलिए शायद विल बी अ लिटिल सॉफ्ट ऑन यू, क्योंकि आप हर चीज अगर पुराने सरकार के ऊपर ठेल दीजिएगा, धकेल दीजिएगा और कहिएगा ये तो उनकी वजह से हुआ, हम तो सब ठीक कर रहे हैं, तो ये अगले साल नहीं चलेगा ये जस्टिफिकेशन। मैं बिल्कुल पुरानी सरकार की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जिस स्थिति में हमें दिल्ली मिली, जिस स्थिति में हमें यमुना जी मिली, हमने वहीं से काम शुरू किया।
जरूर इसमें समय लग रहा है, परंतु हमारी नीयत और हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जो काम करने चाहिए साइंटिफिकली हमने उसका पूरा रोड मैप बनाया है और हर एक काम को शुरू कर चुके हैं। तो वो टाइम जरूर लगेगा। आज जो एसटीपी बनाने में अगर 2 साल लगेंगे तो लगेंगे भाई। अगर आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने में टाइम लगेगा तो अगर ये पहले लग जाते तो टाइम नहीं लगता, हम उससे आगे बढ़ते। तो अगर इतना हमें मिला है तो हम इसके आगे का रास्ता तय करें। फेरी में कब आपका इंटरव्यू होगा? मतलब वो आप डेट भी बता दे तो मैं अगले सवाल पर आ देखिए, ये जो जाती हूँ। फेरी है ये कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के लोगों को नदी का जो एक्सपीरियंस होता है, जो यमुना की सफारी वो कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि हमारे दिल्ली राज्य जो इंद्रप्रस्थ होता था, जहाँ से यमुना जी बह करके वृंदावन तक जाती थी, आज दिल्ली के बच्चे भी उसे एक्सपीरियंस कर पाएँ। इसके लिए ये फेरी यहाँ चलाई जाएगी और इसका आनंद दिल्ली का हर परिवार ले पाएगा। ठीक है, तो हम जब पोल्यूशन के मुद्दे पर हैं तो अब यमुना के पोल्यूशन से ज़रा दिल्ली के पोल्यूशन पे आ जाते हैं मैम। और चित्रा और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डावोस में भी इस बार इस बात की चर्चा हुई। गीता गोपीनाथ ने भी इस बात की चर्चा करी और ये कहा कि लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहेंगे दिल्ली में। देखिए, ये दीज आर बिग पीपल, ये लोग वैश्विक स्तर पर अगर ये बात कहते हैं कि कोई भी दिल्ली में इन्वेस्ट क्यों करेगा जब यहाँ मौतें पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा हो रही, मोर्टालिटी रेट की बात कर रही थी, आंकड़े दे रही थी। तो अगर इस तरीके की दिल्ली है और हमारी देश की राजधानी है और आप उनकी मुखिया हैं, तो मैडम आप जवाब दीजिए कि ये क्या हाल बना रखा है दिल्ली का और क्या होगा अगर हम डावोस में जाके ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली क्यों नहीं जानी चाहिए इंडस्ट्रीज। व्हाट्स योर आंसर? मेघा जी, मैं तो मुख्यमंत्री अभी 1 साल से हूँ, आप तो बहुत पुरानी रिपोर्टर हैं। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस 1 साल में सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए, पर्यावरण बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किए। दिल्ली में देश की सबसे ज़्यादा ईवी बसें हमने यहाँ चलाई। आज 4200 ईवी बसेस दिल्ली में चलाने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है तो वो दिल्ली सरकार ने बनाया है। दिल्ली के लिए नई ईवी पॉलिसी। आज दिल्ली में प्रॉपर आपका पॉल्यूशन चेकिंग यूनिट्स नहीं थी। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए कोई इस तरह का आपका वर्किंग स्टेशन नहीं थे जहां उनकी फिटनेस टेस्ट हो सके। हमने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स नए बनाने का काम शुरू किया, जितना हमारी पूरी इस दिल्ली राज्य की रिक्वायरमेंट है, जो पिछली सरकारों के समय में नहीं थी। हमने इस पूरी प्रॉब्लम को, पॉल्यूशन को ऐसे पॉल्यूशन नहीं, पूरे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें ठीक करने के लिए होनी चाहिए, चाहे उसमें ग्रीनरी डेवलप करने का काम हो, चाहे फॉरेस्ट नोटिफिकेशन का काम हो, चाहे नई प्लांटेशन का काम हो, या फिर हम कहें कि हम डस्ट मिटिगेशन के लिए नए प्लान्स, रोड पे वॉल टू वॉल कारपेटिंग के लिए नए दिशा निर्देश, नई पॉलिसीज़। आज पूरी 100% दिल्ली जहाँ सड़कें गड्ढों में भरी हुई थी, उसको वॉल टू वॉल कारपेटिंग करने का काम हमने शुरू किया है। तो ये सारे जितने स्टेप्स हैं वो एक एक उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो। ईवी पॉलिसी इतने विस्तृत रूप में हम बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उसका असर तो देखने को नहीं मिला। और इस बार हमने देखा दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां पर बहुत ज्यादा AQI रिकॉर्ड किया गया। गीता गोपीनाथ का इन्होंने जिक्र किया, तो जो आंकड़ा उनकी ओर से रखा गया है वो मैं बता देती हूं। उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि प्रदूषण विशेष रूप से दिल्ली और भारत में टैरिफ से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम और खतरा है हम सभी के लिए। हर साल 1.7 मिलियन मौतों और GDP में बड़ी गिरावट के कारण भारत की विकास क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक का इतना बड़ा ड्रीम प्रधानमंत्री जी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में हम आगे आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में अगर राजधानी दिल्ली में इस तरह की परिस्थिति बनेगी तो हम सब के लिए, आपके लिए, हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। इसमें मैम एक आंकड़ा और ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम दिल्ली वालों की बात कर रहे हैं कि हर दिल्ली वाला, यहाँ रहने वाला, औसतन 10 साल उसकी उम्र घट गई है इस पोल्यूशन में। एक दिन में हम कितने सिगरेट के बराबर हवा, जो गंदी हवा है, अपने फेफड़े में डाल रहे हैं। ये सब हम सवाल अरविंद केजरीवाल जी की टीम और उनके मंत्रियों को भी पूछते थे। आपकी बारी, आपको पूछ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, समस्या हर कोई बता सकता है, समाधान हर कोई नहीं देता है। बीमारी का जिक्र करते हैं, इलाज नहीं देते थे, पर आज हमें समस्या भी पता है, हम समाधान भी दे रहे हैं। इलाज क्या हो सकता है उस पर काम कर रहे हैं। मेट्रो की जो बात हमने की, आज एक ही फाइनेंशियल ईयर में 5000 करोड़ का फंड हमने मेट्रो पे स्पेंड किया। ना केवल फेज़ 4,
बल्कि फेज 5 की भी तैयारी अभी से हमने कर दी। ईवी बसें जितनी दिल्ली की जरूरत है, 14,000 बसों के ऑर्डर अभी से हमने प्लेस कर दिए कि 2028 तक हमारी दिल्ली की पब्लिक फ्लीट पूरी तरीके से ईवी हो जाए। 2028 तक 100% हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फ्लीट है वो ईवी पे हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हमारी जितनी भी, उसमें हम ई टैक्सी जोड़ रहे हैं, हम ई बाइक जोड़ रहे हैं, हम ई ऑटो जोड़ रहे हैं, इन सब के साथ में एक व्यक्ति इतना उसे हम सक्षम कर दें कि वो अपने घर से निकले तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना भरोसा हो कि मैं घर से निकलूंगा तो मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मेरे लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल अब है। ये वाले अच्छे दिन कब आएंगे दिल्ली की जनता के, इस पर लगातार आपसे हम सवाल पूछते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ और आरोपों पर आ जाते हैं क्योंकि कार्यक्रम अब अपने आखिरी हिस्से में जा चुका है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर आम आदमी पार्टी का आरोप सीधा यह है कि उनकी योजनाओं को रीनेम करके आप आगे लेकर आ रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए, अब आरोग्य मंदिर रख दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का बिल्कुल कम वोट मिलता है या नहीं मिलता है तो आपने मंदिर शब्द जोड़ दिया और इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने का काम दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार कर रही है। यह आम आदमी पार्टी के आरोप हैं आपके ऊपर। आपने वो लाइन सुनी होगी ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अब जो जैसा है उसको ऐसे ही हर चीज में गड़बड़ गड़बड़ दिखता है। उसको सालों से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बने थे। अगर मान लो जो लोगों का डेथ हो गया है, जो लोग उस कैटेगरी में नहीं आते फिर भी राशन ले रहे हैं, इनकम प्रोफाइल उनका हाई हो गया है या डबल राशन कार्ड कर रहे हैं, उन सालों बाद स्क्रूटनी हो रही है, चीज़ें ठीक की जा रही, तो कह रहे ओ राशन कार्ड घोटाला हो जाएगा। आज वो कह दें कि भाई आपने नया फैसिलिटी दे दिया। अगर हमारी सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर में इतना बड़ा चेंज लेके आ रही है कि एक अच्छे हेल्थ सेंटर्स दिल्ली में बनाए जा रहे हैं, वो 1, 2, 10 नहीं, मंदिर लिखने की क्या जरूरत थी? अब कोई भी मुस्लिम सोचेगा मैं मंदिर क्यों जाऊंगा। नहीं, आरोप ये है कि आपने इतना टेढ़ा सोचा, आपने जानकर उसे मंदिर कहा तो बेचारे किसी मुसलमान को अंदर जाने में तकलीफ होगी। उन्हीं को तकलीफ होगी मंदिर जाने में, किसी को तकलीफ नहीं है। अब एक तरफ आपकी सरकार वंदे मातरम को अनिवार्य कर चुकी है, ये बड़ी खबर आई है इस हफ्ते की। उसके बाद आरोग्य मंदिर बना दिया, अब अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक में लोग जाएं तो। अगर किसी शहर का नाम श्री रामचंद्र हो जाएगा तो वहां जाना छोड़ देंगे क्या? नहीं, कोई सोच होगी ना रेखा जी, कोई सोच होगी मंदिर बुलाने के पीछे। नजर आती मुझे तो सोच क्या थी वही एक्सप्लेन कर दीजिए। बुराई नहीं नजर आती, जिसको बुराई नजर आती है उससे पूछिए कि अगर किसी ट्रेन का नाम किसी भगवान के नाम पे हो गया या किसी उस पे नाम पे हो तो आप नहीं जाएंगे। चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा काम कर रही है बीजेपी। चिढ़ रहे हैं वो नहीं चिढ़ रहे, शायद हो सकता है हमारे मुस्लिम भाई नहीं चिढ़ रहे, तकलीफ इनको हो रही है क्योंकि ये लोग जो सालों से केवल अपीजमेंट की राजनीति वो भी तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते थे केजरीवाल जी। अपीजमेंट की राजनीति करते थे, अब चल रही है विकास की राजनीति। विकास की राजनीति में सब जुड़ना चाहते हैं, सब लोग काम बेनिफिट ले रहे हैं, उनको उन हॉस्पिटल्स का बेनिफिट मिल रहा है, उन अटल कैंटीन का बेनिफिट मिल रहा है, हमारी योजनाओं का, आयुष्मान योजना का बेनिफिट तो आप अपने कुछ योजना या ऐसी कोई चीजों का नाम मस्जिद के ऊपर रख देंगे? देखिए, मंदिर का सवाल ही नहीं है, मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। एक स्कीम जिसको आपने जनता को समर्पित किया, आरोग्य मतलब एक जाके जहां आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, जहां आपको इलाज मिल पा रहा है, आप उसमें एक छोटी चीज खोद रहे हैं, मंदिर रख दिया। मंदिर क्या तकलीफ है, मैं पूछना चाहती हूं उन्हें क्या तकलीफ है इसका नाम मंदिर रखने पे? यदि वो ये मानते हैं कि ये यूजलेस है ये स्कीम तो उन्हें तकलीफ क्या है, और यूजफुल है तो ये बात ना कहें, एक चीज पे तो आए। जो दिल्ली की जनता, जो मुस्लिम आबादी है, उसको कैसे समझाएंगी कि ये आरोग्य मंदिर इलाज के लिए है, इसको मंदिर और मस्जिद के चश्मे से नहीं देखें? मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ, तकलीफ उनको नहीं है, तकलीफ उन लोगों को है जो ये देख रहे हैं कि एक साल में इतने सारे काम हो गए, इतने सारे डिसीजन हो गए, इतनी सारी पॉलिसीज बन गई जो हम ना कर पाए 11 साल में, वो इस कमल फूल सरकार ने 1 साल में कर दिया। तकलीफ यहाँ ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आई आपको कि मुसलमान कम्युनिटी में किसी को इस बात से कोई कभी नहीं है? हर व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। आप जाके उसका डाटा बैंक चेक कीजिए, वहां पे आपको दिखाई जा रहे हैं मुस्लिम्स, दे आर गोइंग टू द क्लिनिक 100%। यू श्योर अबाउट दैट? 100%। तो जब जा रहे हैं लोग, बेनिफिट ले रहे हैं आयुष्मान योजना का, आरोग्य मंदिर का, ये सारी केंद्र की योजना है। जब केंद्र ने इतना बड़ा बेनिफिट राज्यों को दे रखा है, वो 1, 2, 10 को नहीं, पूरे देश के
हर राज्य को ये योजना दी गई है। अब योजना का लाभ आप लेना चाहिए, इसी योजना का नाम बदल के वो पंजाब में कह रहे हैं हमने लागू कर दिया। अरे मोदी जी तुमको इतने साल से देना चाह रहे हैं, तब तुमने कहा कि नहीं पीएम से आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लड़ाई क्रेडिट की है, क्रेडिट की उनको लड़ाई लग है। रहा था ये वो खोल लेते आरोग्य मंदिर, उन्होंने कहा ये पीएम नहीं लगाएंगे जी, हमारा नाम लगा दीजिए। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड बहुत ऊपर करने की कोशिश कर रही है, बट कंट्रोवर्सीज की बात कर रही हूँ तो ये भी पूछ लूँ रेखा जी आपसे, इतनी स्लिप ऑफ टंग होती है आपकी, बड़ी वायरल हो जाते हैं काम memes। ज्यादा ले रहे हो आप मुझसे। इसीलिए हो रहा है, खबर है आपको कि सोने आपने की समय नहीं मिल पिछले रहा एक साल में छुट्टी भी नहीं ली है, लगातार काम किया है। इस वजह से हो रही है क्या? दिल्ली को अब जाकर के एक फुल टाइम मुख्यमंत्री मिली है, महिला है, घर परिवार भी देखती है और अपने राज्य की भी देखभाल करती है। एक बड़ा परिवार लेके चल रही हूँ जिसमें हर व्यक्ति, गरीब, अमीर, मजदूर, नौकरी पेशा, हर व्यक्ति है। और ईश्वर की कृपा है और मेरी दिल्ली वासियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं सुबह 6 बजे से काम पे लगती हूँ और रात को 11 बजे तक का मेरा शेड्यूल रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वर्षों से दिल्ली की जिन समस्याओं को अनदेखा किया गया, अब उन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली को मुझसे अपेक्षाएं भी बहुत सारी है, जैसे आप लोगों ने कहा ये मैं कह भी रही हूँ कि अभी 1 साल हुआ है तो भी आप कह रहे हैं नहीं, ये उम्मीदों का पहाड़ आपने ही उम्मीदों खड़ा का किया था, पहाड़। उसको पूरा करना होगा। तो दिल्ली के हर वर्ग को मुझसे अपेक्षा है, इसलिए काम भी बहुत करते हैं। और मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और इंसान के नाते मैं काम करती हूँ और जो हूँ मैं नेचुरल हूँ। गलती हुई तो एक्सेप्ट करती हूँ और काम करती हूँ तो करती हूँ। तो अब हम लोग चित्रा मैम से बस को अब एंड करने वाले हैं और आखिरी सवाल रोड मैप पर आप पूछे चित्रा मैम से, मैं तो आपको कई बार पूछ चुकी हूँ, आप पूछे अब रोड मैप अगला 4 साल। देखिए आपकी सरकार के 20% समय तो पूरा हो चुका है, अब आगे के लिए सबसे पहला कौन सा विजन है जिसको आप पूरा करना चाहेंगी, और अरविंद केजरीवाल वो कौन कौन से सेक्टर छोड़कर गए जिनको पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है? देखिए सेक्टर तो उन्होंने सारे ही छोड़े, मैं अपने टारगेट्स बताती हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर वेस्ट मैनेजमेंट होता तो कूड़े के पहाड़ ना होते। और वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए काम है जो हमें करना चाहिए था। अब हम इसको करने की प्लानिंग की। हमारे दिल्ली में जितना कूड़ा रोजाना जनरेट होता है उसका डिस्पोजल तुरंत हो, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था जितना कूड़ा जनरेट हो रहा है आप डिस्पोज उसका आधा कर रहे हैं, बाकी आधे का पहाड़ बने जा रहा है, और वो भी केवल डिस्पोजल कर रहे हैं, बायो माइनिंग कर रहे हैं, परंतु उसको आप वेस्ट टू एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं पूरी दिल्ली को ये समाधान दूं कि दिल्ली में जितना कूड़ा जनरेट होता है उसका तुरंत डिस्पोजल भी हो, हमारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बढ़े, हमारे बायोगैस प्लांट बढ़े, और हम इसके साथ साथ में ई वेस्ट के लिए भी प्लांट लगाने जा रहे हैं और सॉलिड वेस्ट के लिए भी प्लांट लगा रहे हैं। तो पूरी तरीके से 360 डिग्री पे दिल्ली में वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हम शुरू कर रहे हैं। एक और सवाल आपकी बातों से निकल कर आया है, महिला बॉस होने की वजह से, क्योंकि आपके साथ मंत्रिमंडल में जो साथी हैं या वैसे भी दिल्ली में जो सहयोगी हैं वो बहुत सालों से दिल्ली की पॉलिटिक्स करते रहे और बहुत सीनियर लीडर हैं। ऐसे में एक बार की विधायक को मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंप दिया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में है, आपकी इतनी मजबूत सरकार है। तो लेडी बॉस होने के नाते ये चैलेंज होता है या ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लोगों का सपोर्ट मिलता है पूरा? मैं ये मानती हूँ निर्णय क्षमता का और साहस का कोई जेंडर नहीं होता। क्या बात है, वेरी वेल। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप महिला पुरुष नहीं देखते, जब आप मेहनत करते हैं तो महिला पुरुष का विषय ख़त्म हो जाता है। जब आप डिसीज़न लेते हैं तो कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता। तो मैं अपना काम कर रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, तो बाकी लोग अपने आप साथ में चलना शुरू होते हैं। मैं आपको अपनी उपलब्धियों की बात बता रही थी, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा रोड मैप है, तो वेस्ट मैनेजमेंट पहला सेक्टर है। पॉल्यूशन पे काम करना, या यूँ कहूँ कि पर्यावरण को बेहतर करना, दिल्ली का मेरा दूसरा टारगेट है। क्योंकि आपको सभी वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना है, दिल्ली में पानी की कमी को पूरा करना है, आपको एंड टू एंड रोड बनानी है, डस्ट मिटिगेशन करना है, धूल को ख़त्म करना है, धुएं पे काबू पाना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठीक करनी है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जो पर्यावरण के ऊपर काम करती हैं, तो मैं उसे समझती हूँ। तीसरा मैं समझती हूँ हेल्थ को हमें इस लेवल तक लेके जाना है कि दिल्ली शहर में इलाज की कमी की वजह से किसी की मौत ना हो।
मुझे इस लेवल तक दिल्ली में हेल्थ को लेके जाना है। नई मशीनरी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर में काम करने की जरूरत है। जिस एजुकेशन मॉडल को आपने प्रस्तुत किया, आज भी आपके उनके दिखाए हुए स्कूल, खुद स्वाति मालीवाल उनके स्कूलों का भांडा फोड़ रही है। इतने बड़े घोटाले उन्होंने किए, क्लासरूम घोटाला, टॉयलेट को भी उन्होंने क्लासरूम में काउंट करके घोटाले वाले जला जेल दिया। क्यों नहीं जाते हैं मैडम मुख्यमंत्री? घोटाले इतने ज्यादा हैं लेकिन कोई जेल तो गया नहीं, फिर यही लगेगा ना राजनीतिक आरोप हैं हमारे सारे। देश में न्याय करने का काम न्यायपालिका का है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर जनता ने न्याय कर दिया है। जनता ने जरूर उनको सरकार से बेदखल कर दिया, उनको उनकी जगह पे बिठा दिया कि भाई जनता ने जब न्याय कर दिया तो न्यायालय भी अपना न्याय जल्द करेगा। ठीक है, शांति हो गई है रेखा गुप्ता को कि जनता ने न्याय कर दिया है। अब ये इंटरव्यू खत्म करने का समय आ गया है। रेखा गुप्ता जी, एक रैपिड फायर से खत्म करेंगे। आई होप यू रेडी। जल्दी जल्दी आएंगे सवाल, जल्दी जल्दी आपको देने होंगे जवाब। मैं शुरू कर रही हूँ। दिल्ली का अब तक सबसे बेस्ट सीएम कौन? अपने आप को आप नहीं काउंट कर सकते। ये तो जनता का डोमेन है, जनता आपके बेहतर हिसाब बताएगी। से कौन है ये बताइए। जनता का सवाल है, मैं उनके एक भी डोमेन नाम में नहीं नहीं लेंगे जा आप। अब बीजेपी के अपने ही ले मुख्यमंत्री लीजिए। रह चुके हैं। हाँ, अपने ही पार्टी के ले लीजिए। जनता का डोमेन है, जनता ही बेस्ट सीएम का निर्णय करेगी। मेरे मन में तो ये सोचता, मदन लाल खुराना जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन लोगों को समय कम मिला। ठीक है, अब वैसे आपको अपनी ही खुद पार्टी का कि किसी का नाम लेना था, मैं कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे, लेकिन एक साल में आपका एक फैसला जो आपको दी बेस्ट लगा। मुझे लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है भूख, और हमने जो अटल कैंटीन का निर्णय लिया वो एक बहुत ही मानवीय निर्णय था, जिसमें किसी भी जनमानस को 5 रुपए में भोजन मिलना, यानी कि हमारे शहर में कोई भूखा ना सोए, ये मेरी मंशा थी। ठीक है, रेखा गुप्ता की नज़र में दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के तारीख में क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट। रेखा गुप्ता को दिल्ली में क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद आता है? दिल्ली की चाट। चाट कहाँ वाली? ओह, कमला नगर की भी हो सकती है। किसी विपक्षी नेता को डिनर पर अगर ले जाना हो तो किसे ले जाएंगी और क्या खिलाएंगी, ये भी है सवाल। डिनर पे लेके जाने का समय हो तो फैमिली को ना लेके जाऊं, घर में रोज झगड़ा हो रहा है। तो विपक्ष से ऐसा कोई नहीं है जो दिल में इतना बसता हो आपके? टाइम मिले तो पति के साथ जाऊंगी। पति के साथ जाएंगे। दैट्स अ गुड आंसर रेखा गुप्ता। अगर आपको आम आदमी पार्टी से किसी एक नेता को बीजेपी में लाना हो तो वो कौन होगा? एक क्यों, सभी आमंत्रित है। जो नेशन फर्स्ट की सोच रखता हो, जो देश से जुड़ा हो और देश के लिए करना चाहे काम, वो तो सब केजरीवाल जी भी आमंत्रित हैं क्या? अगर देश को हित रख करके करें, उनकी सोच में है आना ना? चाहेंगे तो आप क्या कहेंगी? देश हित, बाकी नेशन सब फर्स्ट, माफ, जो पुरानी नेशन चीज सब फर्स्ट माफ। की सोच के साथ में अपने आप उनको क्या बात कर रही है अगर रेखा उनकी गुप्ता जी? सोच में देश पहले हो ही नहीं सकता। अरे अपनी पार्टी के ऊपर वालों से भी पूछ लीजिए। 11 साल का हाँ। भ्रष्टाचार पाप उनके साथ बंधा हुआ है। यदि वो ऐसे ना होते तो आज जाके पंजाब ना बैठे होते। जहां माया दिखती है वहीं महल बना लेते हैं वो। अच्छा ठीक है, तो फिर आपसे ये पूछ लेती हूँ, कोई एक ऐसी चीज जो रेखा गुप्ता दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहेंगी? केजरीवाल से तो नहीं, पर उनकी गलतियों से हर राजनीतिक व्यक्ति को सीखना चाहिए। that's a good answer. बिल्कुल परिपक्व राजनेता के तौर पर जवाब दिया। बहुत उनकी जबरदस्त। गलतियों से। अब जल्दी से दो छोटे छोटे सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। हाँ। अगर शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में से बेहतर किसको मानती हैं आप? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के कार्यकाल को। और फेवरेट लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर जिसके पदचिन्हों पर रेखा गुप्ता चल रही हैं? नरेंद्र मोदी से बेस्ट कोई नहीं। कोई बेस्ट नहीं है, ठीक है। सो वन वर्ड नाउ फॉर दीज पीपल, और ये तो एकदम स्पीड है, दिस इज कंप्लीट स्पीड। ओके, शुरू कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, वन वर्ड। बेरोजगार नेता। आतिशी। गोवा भागया उन्हें। अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का गुनेगार। दिल्ली का गुनेगार? यस। अच्छा, दिल्ली ने इतना सपोर्ट किया, कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इतना आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए उसको तो बिछ जाना चाहिए था दिल्ली की जनता के आगे, पर करप्शन। ठीक है। परवेश वर्मा। ब्रदर लाइक कुलीग। ओके। राघव चड्ढा। गलत लीडरशिप में पड़ा है। क्यों बुला रही हैं आप इस तरफ? कोशिश कर रही हैं क्या? मैं तो बता रही हूँ। अच्छा, आप इंडिकेशन दे रही, आ जाओ, जगह खाली है, कर देंगे खाली आई तुम्हारे एम लिए। नॉट द बॉस, पार्टी बॉस है। नरेंद्र मोदी जी। विजनरी लीडर। अमित शाह जी। असरदार। राहुल गांधी।
कांग्रेस का राजकुमार। ओके, लवली। फाइनली, जो ट्रोल्स आपके पीछे रोज लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है, शानदार। on that note, Rekha Gupta ji, you've been absolutely such a delight to speak to you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आगे हर एक काम पर हमारी नजर बनी रहेगी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली को लेकर किस तरह से आगे बढ़ी हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। शुक्रिया।